हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के इस सेशन में हम इस साल के इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करेंगे। और देखिए, इकोनॉमिक सर्वे तो हमारा कितना बड़ा डॉक्यूमेंट है ना, 482 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। लेकिन वो एग्जाम्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो बनाया गया डॉक्यूमेंट है नहीं, वो गवर्नमेंट डेटा है टोटल। तो हमने इस वीडियो के थ्रू क्या किया है, सारे एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स, डेटा, ट्रेंड्स को बुलेट पॉइंट्स में अरेंज किया है ताकि आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाए। ओके, एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से बनेंगे वो आप इस वीडियो को देख के सही कर पाओगे फॉर श्योर। ओके, सारी चीज़ें हमने कवर की हैं इन अ डिटेल्ड वे। सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, इस वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें इसमें कवर है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने हमारा टेबल किया इकोनॉमिक सर्वे इन दी पार्लियामेंट। ओके, इकोनॉमिक सर्वे हमारा होता क्या है? पहली बात देखो, इकोनॉमिक सर्वे क्या है? एनुअल रिपोर्ट है जो कि गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है। ठीक है, 24-25 ईयर का ये इकोनॉमिक सर्वे है। और इकोनॉमिक सर्वे देखो हमेशा करंट ईयर पे होता है। ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर पे, जैसे कि 2024 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का इसमें डेटा दिया रहेगा। ओके, और बजट जो होता है हमारा वो फ्यूचरिस्टिक होता है, वो नेक्स्ट ईयर की बात करेगा। बजट में आपने देखा होगा डेट 2025 से 2026 लिखी रहती है ना। ओके, सो प्रिपेयर कौन करता है हमारा इकोनॉमिक सर्वे? देखो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स सुपरविजन। ठीक है, इकोनॉमिक डिवीजन जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, वो ये इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करता है अंडर सुपरविजन ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। कौन है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? वी अनंत नागेश्वरन जी। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे जो रिपोर्ट है, ये टेबल जो होती है बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस में इसे प्रेजेंट किया जाता है। पर्पस क्या है इकोनॉमिक सर्वे को लाने का? देखो, ये सर्वे एसेस करता है हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को, हाईलाइट करता है सेक्टोरल डेवलपमेंट्स को, कौन से सेक्टर्स में हम कैसा डेवलपमेंट कर रहे हैं ये बताता है, आउटलाइन्स चैलेंजेस एंड प्रोवाइड्स एन इकोनॉमिक आउटलुक फॉर दी कमिंग ईयर। ओके, बैकग्राउंड क्या है? देखो, पहली बार हमारा इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 में आया था, और जब पहली बार प्रेजेंट हुआ था तो एज अ पार्ट ऑफ बजट ही इसे प्रेजेंट किया गया था। ओके, फिर इसको अलग से कब प्रेजेंट करने लगे हम? 1964 से ये सेपरेट डॉक्यूमेंट के तरीके प्रेजेंट होने लगा, अ डे बिफोर दी बजट। ठीक है, बजट हमारा 1 फेब को प्रेजेंट होता है और इकोनॉमिक सर्वे 31 जनवरी को ही आ जाता है हमारा, बजट के एक दिन पहले। अच्छा देखो, हमारी सरकार बाध्य नहीं है इकोनॉमिक सर्वे को लाने के लिए। ओके, गवर्नमेंट इज नॉट बाइंडिंग टू टेबल द इकोनॉमिक सर्वे, लेकिन अब एज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस हर साल इसे लाया जाता है। और ऑल्सो सरकार इज नॉट बाउंड, गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू फॉलो इट्स रिकमेंडेशंस। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के जो रिकमेंडेशंस हैं वो सरकार बाध्य नहीं है फॉलो करने के लिए। ओके, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखना। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ये पॉइंट आपको दे दिया जा सकता है घुमाने के लिए, है ना, कि क्या ये सरकार के ऊपर बाध्य है कि वो हर साल इकोनॉमिक सर्वे लेके आए? देखो, नॉट बाइंडिंग है ऑन दी गवर्नमेंट, के पॉइंट नोट करना, और ऑल्सो नॉट बाउंड टू फॉलो इट्स रिकमेंडेशंस। ओके, नेक्स्ट देखो, ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट के थ्रू आप पूरी स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी से पता चल सकती है क्या क्या चीज़ें देखो इसमें कवर की हैं। फिजिकल डेफिसिट की चीज़ें बताई गई हैं, जीडीपी ग्रोथ कैसी हो रही है ये बताया गया, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन कैसा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने, ये सारी चीज़ें इसमें कवर है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब चलो एक एक करके देख लेते हैं इसे, है ना। फिजिकल डेफिसिट कितना है हमारा? देखो, 2022-23 में 6.4% था, 6.4% था, और 2023-24 में कितना है हमारा फिजिकल डेफिसिट? 5.6% है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिजिकल डेफिसिट कितना है इस बार के बजट में, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में। तो 5.6% है 2023-24 में। जीडीपी ग्रोथ 2024-25 में कितनी थी? 6.4% थी, और एक्सपेक्टेड कितनी है? 6.3 to 6.8%। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, लर्न इट। ओके, 6.3 से 6.8% है हमारी जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड 2025-26 में। फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन कैसा है? 2022-23 में देखो 329.7 मिलियन टन्स था, और 2023-24 में 332, बहुत ही माइन्यूट सा इंक्रीज है ना। और कैपिटल एक्सपेंडिचर 2022-23 में 2.7 था, और 3.2% आ गया है 2023-24 में कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा होता क्या है?
पैसा जो सरकार स्पेंड करती है हमारे एसेट्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या परफॉर्म कर रहा है, देखो 5.2% था 2023 में, और 5.9% है 2023-24 में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखो 2023-24 में 646 थे, और अब नेक्स्ट ईयर मतलब इस साल वाला फाइनेंशियल ईयर में कितना होगा, 634.6% होगा। ओके, और एक बार एक टाइम को तो ये 700 बिलियन का जो थ्रेशोल्ड है वो भी क्रॉस कर दिया था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ने। नेक्स्ट, अब चलो मेजर पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेंगे। पहले ग्लोबल इकोनॉमी देखेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी में क्या क्या शिफ्ट्स हैं, फिर इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने देखो 3.2% की ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्ट की है, ठीक है, कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। IMF प्रोजेक्ट 3.2% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ इन 2024 और 3.3% रहेगी 2025 में, ठीक है। और देखो ग्लोबली क्या हो रहा है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्लोइंग डाउन हो रहा है ड्यू टू सप्लाई चेन डिसरप्शंस। किस वजह से, ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट एक्सेट्रा। ओके, तो ग्लोबल शिफ्ट है एक मैन्युफैक्चरिंग में, ग्लोबली देखो स्लो डाउन देखा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, इन्फ्लेशन ईस्ट ग्लोबली, देखो ग्लोबली हमारी इन्फ्लेशन कम हुई है, लेकिन सर्विसेज इन्फ्लेशन जो है वो बनी ही हुई है, सर्विसेज के मामले में इन्फ्लेशन बनी ही हुई है। ओके, लीडिंग टू डाइवर्जेंट मॉनेटरी पॉलिसीज अक्रॉस सेंट्रल बैंक्स। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज है, ये हमने डिस्कस ही कर लिया, रशिया यूक्रेन वॉर, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट एक्सेट्रा। सुएज कनाल डिसरप्शंस, देखो सुएज कनाल डिसरप्शंस की होने की वजह से काफ़ी शिप्स को केप ऑफ गुड होप के रूट से आना पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, काफ़ी फ्रेट कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, डिलीवरी टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये था हमारा ग्लोबल इकोनॉमी में क्या क्या शिफ्ट्स हैं। ओके, हम हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो पिछले 10 साल में भारत की इकोनॉमी ने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के उभरी है, ठीक है, पिछले 10 सालों में इंडिया बिकम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और ये पॉइंट आप नोट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2021-24 से इंडिया ने कितना ग्रो किया है एनुअली एवरेज रेट ऑफ 8% ग्रोथ दिखाई है इंडिया ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये वाला पॉइंट तो और इम्पॉर्टेंट है, टुडे इंडिया अलोन इज कंट्रीब्यूटिंग 15% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ, ठीक है, इंडिया अकेले ग्लोबल इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 15%। ग्लोबल ग्रोथ किसका है, इंडिया का है, 15%। नेक्स्ट, इंडियाज GDP एक्सपेक्टेड टू ग्रो बिटवीन 6.3 एंड 6.8% इन FY26। ये हमने अभी डिस्कस किया ना कि FY26 में कितना एक्सपेक्टेड है, 6.3 to 6.8%। ओके, और 2024-25 में कितना था, 6.4%। ओके, रियल GDP एस्टिमेटेड एट 6.4% इन FY25, ठीक है, रियल GDP हमारा 6.4% रहेगा, क्लोज टू इट्स डिकेडल एवरेज, ठीक है। रियल GDP क्या होता है हमारा, वो हम एक बार देख लेते हैं। देखो रियल GDP जो होता है हमारा वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड GDP होता है, ठीक है, जो कि बेस ईयर पे कैलकुलेट होता है। बेस ईयर क्या है रियल GDP कैलकुलेट करने का, 2011-12। ओके, और नॉमिनल GDP क्या होता है, देखो नॉमिनल GDP करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट होता है, ठीक, और रियल GDP इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है जो कि बेस ईयर पे कैलकुलेट होता है। ओके, कैपेक्स ग्रोथ है 8.2% इन 2024, और भी इसका पेस पिकअप होने का चांसेस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 8.2% इन FY24। रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन देखो कम हुई है, 5.4% से 4.9% पे आ गई है 2024 में। रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, देखो टोटल इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी इंक्लूडिंग फूड और फ्यूल प्राइसेस वो हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है, सारी कमोडिटीज़ की प्राइसेस को इंक्लूड करता है, फूड और फ्यूल दोनों। और कोर इन्फ्लेशन भी एक होता है, कोर इन्फ्लेशन में हम क्या करते हैं, फूड और फ्यूल के प्राइसेस को हटा करके इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन कितना होने वाला है, 4.9%। इंडियाज कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन टू अलाइन विथ द टारगेट ऑफ अराउंड 4% इन FY26, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन हमारा कितना होने वाला है, 4% होने वाला है। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन क्या होता है, तो इससे हमें समझने में मदद मिलती है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है, किस तरीके से बदल रहा है भारत के लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन से। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स देखो, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स कितने ग्रो हुए हैं, 6% ग्रो हुए हैं इन FY24।
सर्विस सेक्टर में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी है। देखो 12.8% से कितना ग्रोथ हो गया, सॉरी 5.7% से अब कितना हो गया है, 12.8% पे आ गया है हमारा सर्विसेज सेक्टर में एक्सपोर्ट। ओके, पहले FY24 में 5.7 था और अब 2025 तक में, अप्रैल नवंबर तक में कितना हो जाएगा, 12.8% हो जाएगा हमारा सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट। काफ़ी ह्यूज सर्ज है, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट, क्रॉस FDI इन्फ्लोस इंक्रीज हुआ है। देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी इंक्रीज हो गया है हमारी कंट्री में। एक साल में ही हमने 17.9% की ग्रोथ देखी है। ठीक है, 47.2 बिलियन था हमारा पहले 8 महीने में FY24 में, और एंड तक में देखो कितना हो जाएगा, 55.6 बिलियन हो जाएगा। कितना, क्या चीज़, क्रॉस FDI इन्फ्लोस। ओके, अब देखो फॉरेक्स रिजर्व्स भी हमारे काफ़ी बढ़ गए हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने पहुंच गए हैं, 640.3 बिलियन। और ये चीज़ मैंने बताई ना कि इसने क्या किया था, 700 बिलियन US डॉलर का भी मार्क क्रॉस कर लिया था एक टाइम पे। फिर जैसे ट्रम्प सरकार आई पावर में, उसके बाद से रुपये कमज़ोर होता गया, तो फिर सरकार ने क्या किया, RBI ने क्या किया, हमारे डॉलर्स को, मतलब फॉरेक्स रिजर्व्स में जो डॉलर्स थे उनको बेचना स्टार्ट कर दिया। तो इस वजह से थोड़ा सा कम हो गया फॉरेक्स रिजर्व, वरना 700 भी क्रॉस कर गया था ये। अभी कितने, 640.3 बिलियन। और देखो इतना पैसा इनफ है कि हम लगभग 11 महीने तक इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी कंट्री में। 640 बिलियन डॉलर से क्या 11 महीने तक हम इंपोर्ट अपनी कंट्री में कर सकते हैं, और हमारे 90% एक्सटर्नल डेब्ट्स को भरा जा सकता है इतने पैसों से। नेक्स्ट, देखो विंड और सोलर पावर की कैपेसिटी एडिशन में काफ़ी इंक्रीज देखा गया है। 15.8% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। ओके, किसमें, कैपेसिटी एडिशन ऑफ सोलर एंड विंड पावर। अब देखो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना बढ़ गया, देखो 7 सालों में, पिछले 7 सालों में 23% से 41% आ गया है हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, इसको हम बहुत ही ईजी टर्म्स में समझ लेते हैं कि मान लो 100 लोगों की पॉपुलेशन है। ठीक है, मान लो भारत में केवल 100 लोग रहते हैं, उसमें से क्या है, 40 लोग काम करते हैं। ठीक है, 40 लोग वर्किंग है और 20 लोग काम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उनके पास सारी चीज़ें, क्वालिफिकेशन सब है, लेकिन उन्हें काम अभी मिला नहीं है, वो काम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और 40 बच्चे लोग जो है क्या है, वो काम करना ही नहीं चाहते, बोल रहे भाई मैं कोई काम नहीं करूँगा। ओके, तो हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है वो केवल इन 2 लोगों को काउंट करता है, किसे, जो वर्किंग है और जो वर्क ढूंढ रहे हैं, वो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहलाता है। तो कितना होगा, 60% होगा हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इस केस में, जब 100 लोग हैं। ठीक, तो देखो 2017-18 में कितना था फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, 23% था, जो कि अब बढ़ करके 21% हो गया है। ठीक, नेक्स्ट, ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो 50,000 करोड़ रुपए का सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड लॉन्च किया गया है, ताकि हम हमारे MSME सेक्टर को फंडिंग प्रोवाइड कर सकें। ओके, इजी पॉइंट, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया गया है, कितने रुपए का, 50,000 करोड़ रुपए का। एग्रीकल्चर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 3.8%। ठीक है, एग्रीकल्चर की कितनी एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, इसको ये 3 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग वाला, सर्विसेज वाला और एग्रीकल्चर वाला, ये अच्छे से याद करना डेटा। ओके, ये सारे, तो एग्रीकल्चर कितना एक्सपेक्टेड है ग्रो करने को, 3.8% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और किस लिए ग्रो इतना हो रहा है, बिकॉज ऑफ रिकॉर्ड खारिफ प्रोडक्शन एंड स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड। ठीक है, रिकॉर्ड खारिफ प्रोडक्शन देखने को मिला है इस सीजन में, कितना देख लो, 2024 में एक्सपेक्टेड टू रीच 1647.5 लाख मेट्रिक टन। ओके, इंक्रीज कितना हुआ है, 89.37% का इंक्रीज हुआ है, सॉरी 89.37 लाख मिलियन टन्स का इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले। ठीक है, की ड्राइवर्स ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ क्या है, देखो हॉर्टिकल्चर हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, फिशरीज हो गया, ये हमारे की ड्राइवर्स है एग्रीकल्चरल ग्रोथ की तरफ में। नेक्स्ट, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखो ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्लो डाउन देखा गया है, तो भारत में भी इसका देखो वीक ग्लोबल डिमांड्स की वजह से स्लो डाउन देखा गया है। 6.2% होगी हमारी, 6.2% ग्रोथ होगी FY24 में इन इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर देखो हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, 7.2% इंक्रीज होगा इन FY25, रीडिंग बैंक IT, फाइनेंस एंड हॉस्पिटैलिटी। ओके,
ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। स्टील सेक्टर ने भी काफ़ी ग्रोथ विटनेस की है, देखो 4.6% की ग्रोथ स्टील सेक्टर में। इंडिया देखो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, देखो सारे इंपॉर्टेंट है, मेजर पॉइंट्स ही हमने लिखे हैं इसमें, इसीलिए हमने कहा कि क्या है, हमने एग्जाम रिलेटेड रिलेवेंट फैक्ट्स को बुलेट पॉइंट्स में अरेंज किया है। ओके, तो सारा ही इंपॉर्टेंट है लगभग। अच्छा देखो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स देखो FY 25 से 24 में कितना बढ़ा है, CAGR ऑफ 17.5%। ओके, और ये स्टेटमेंट आप देखना, हमने इसको रेड से हाईलाइट किया है, ड्रास्टिकली रिडक्शन देखा गया है डिपेंडेंस ऑन स्मार्ट आईफोन्स। तो अब ये वर्ड देख के आपको ये नहीं लिखना चाहिए कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो मैं इसे रॉन्ग कर देता हूँ या कर देती हूँ, बिकॉज ये सही स्टेटमेंट है ना। कंट्री ऑल्सो हैज़ ड्रास्टिकली रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन स्मार्ट इम्पोर्ट्स, क्योंकि हम 99% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हम डोमेस्टिकली कर रहे हैं। ओके, 99%, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखो, ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट में इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है, 4.3% हमारा कंट्रीब्यूशन है इन ग्लोबल सर्विसेज सेक्टर में एक्सपोर्ट्स। ओके, कितनी रैंक है इंडिया की, 7th रैंक है इंडिया की वर्ल्ड वाइड। ओके, पॉइंट इंपॉर्टेंट। सोशल सर्विसेज में एक्सपेंडिचर कितना है, रजिस्टर्स एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 15% बिटवीन FY 21 एंड FY 25। ठीक है, सोशल सर्विसेज एक्सपेंडिचर में कितना ग्रोथ देखा गया है, देखो सोशल सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इसमें काउंट होती है। तो इसमें एनुअल ग्रोथ देखा गया है 15% का। नेक्स्ट, गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है, देखो 29% से बढ़ करके 40% हो गया है गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर। और आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर भी डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 62% टू 39.4% बिटवीन FY 15 एंड FY 22। ठीक है, FY 15 में हम कितना करते थे, 29% ही एक्सपेंड करते थे हम हेल्थ पे, और अब 2022-23 में 48%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी कम हुआ है, ऐसा सरकार का कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा कितना आ गया है, 3.2% पे आ गई है। और 2017-18 से कंपेयर करें तो उसमें 17-18 में कितना था, 6% था, और इस बार कितना हो गया है, इस साल 3.2%। इंडिया रिमेन्ड दी टॉप ग्लोबल रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस। ठीक है, टॉप पे रहता है हमेशा इंडिया रेमिटेंसेस रिसीव करने के मामले में, हेल्पिंग कंटेन दी करेंट अकाउंट डेफिसिट एट 1.2% ऑफ GDP। ओके, अच्छा एक चीज़ और देख लो, देखो इंडिया तो हमेशा टॉप पे रहता है ग्लोबल रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस में, बाकी कंट्रीज हम एक बार देख लेते हैं, ये एज अ स्टेटमेंट में आ जाता है क्वेश्चन। तो देखो, नंबर 1 इज़ इंडिया, नंबर 2 इज़ मैक्सिको, नंबर 2 पे कौन है, मैक्सिको है, नंबर 3 पे आता है चाइना, ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा है इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। नंबर 4 पे आता है फिलीपींस, और नंबर 5 पे आता है पाकिस्तान। ठीक है, और इंडिया सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस रिसीव किस कंट्री से करता है, सबसे ज़्यादा US से, फिर UAE से, फिर सऊदी अरेबिया एंड देन UK से। ओके, आगे चलते हैं। अ शिफ्ट टूवर्ड्स फ्रेंड शोरिंग एंड नियर शोरिंग वॉज ऑब्जर्व। देखो, फ्रेंड शोरिंग क्या होता है कि कंट्रीज अपने फ्रेंडली अलायंस के साथ में ही ट्रेड कर रही हैं वो, और नियर शोरिंग क्या होता है, नेबरिंग कंट्रीज से ही मतलब सारा ट्रेड वगैरह हो रहा है, वो सारी चीज़ें प्रायोरिटाइज कर रही है कंट्री, तो उसे हम कहते हैं अ शिफ्ट टूवर्ड्स फ्रेंड शोरिंग एंड नियर शोरिंग। ये हमें देखा गया है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में। अच्छा देखो, अब ये 2 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से रट लेना, एकदम रट ही लेना। ठीक है, IMF ने क्या प्रोजेक्ट किया है कि भारत कब तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, FY 28 तक। ठीक है, FY 28 तक भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, ऐसा IMF का कहना है। और 2030 तक कितना, 6.3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा 2030 तक। ओके, और ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू रीच इट्स विकसित भारत 2047 गोल, इंडिया मस्ट ग्रो एट 8% एनुअली फॉर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। ठीक है, अगर हमें 2047 तक विकसित भारत बनना है तो हमें हर साल 8% एनुअली ग्रोथ करना पड़ेगा। कितने टाइम तक, 2 दशक तक, 2 दशक तक 8% एनुअली ग्रोथ दिखाएंगे, तब जा करके हम 2047 तक विकसित भारत बन पाएंगे। ओके, ये थे हमारे मेजर पॉइंट्स। हम कुछ चार्ट्स वगैरह से देख लेते हैं। अच्छा, फिजिकल कैपिटल एक्सपेंडिचर का चार्ट है, ये हमने देखा ना, कितना है कैपिटल एक्सपेंडिचर 2023-24 में, 3.2% है।
फिस्कल डेफिसिट कितना है 23-24 में 5.6% है, 22-23 में 6.4 था, गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके 5.6% तक इसे किया है। अब चलो, अब हम गवर्नमेंट डेटा भी देख लेते हैं, सारे डेटा, ट्रेंड्स, चार्ट्स, इंडिसेस, ये सारी चीज़ें भी देख लेते हैं। जो चीज़ छूट गई होगी वो उसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है, ताकि आपको कोई फॉर्मूला रहे कि हमने मतलब कुछ छूटा तो नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट डेटा भी एक बार हम देख लेंगे। देखिए तो ये क्या है, देखो गवर्नमेंट का डेटा है ये, ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे। ओके, तो पहला चैप्टर है इसका स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। हमने डिस्कस की ना कितनी परसेंट ग्रोथ हमने देखी है, 2025 में 3.3% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 2024 में कितनी है 3.2%, ठीक है। और एडवांस्ड इकोनॉमीज में देखो काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रही है, 1.7 से 1.9 पे आ गई है, जबकि इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज जो हैं, जैसे कि इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज जैसे कि चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये सब, इन सब में देखो ग्रोथ कम हो रही है, 4.4% से 4.2% आ गई है ना। तो ये चीज़ आप देखना। नेक्स्ट, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पीएमआई ट्रेंड्स, ठीक है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में इसमें दिखाया गया है। अच्छा देखो, इसमें अगर ये जो वैल्यू है ये अगर 50 से कम होती है, 50 से नीचे है तो नेगेटिव में हम जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे प्रोडक्शन ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव में है, मतलब 50 के ऊपर है, मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारा वो काफ़ी सफ़र कर रहा है क्योंकि नेगेटिव में है ना। और सर्विसेज सेक्टर पॉजिटिव में है तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है ग्लोबली। ओके, आगे चलते हैं। एलिवेटेड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। ओके, देखो अनसर्टेनिटीज काफ़ी बढ़ गई हैं, 13.13% आ गई 2024 में, जबकि 2023 में 8.5% थी। हायर जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखो ये भी बढ़ गया है, रिस्क इंडेक्स भी बढ़ गया है, 133.6% आ गया है 2024 में। अच्छा, इस चार्ट में क्या किया है, देखो इंडिया की ग्रोथ दिखाई गई है, इन FY25 कितनी ग्रोथ है, और एवरेज ग्रोथ से कंपेयर किया गया है। एवरेज ग्रोथ कितना, 10 साल की ग्रोथ से, मतलब 10 साल के एवरेज की ग्रोथ और इस साल की एवरेज ग्रोथ से कंपेयर किया गया है। ओके, तो देखो एग्रीकल्चर में कितना है, एग्रीकल्चर में माइन्यूट सा इंक्रीज देखने को मिल रहा है हमें FY25 में। सर्विस सेक्टर में देखो, अगर हम 10 साल से कंपेयर करेंगे तो सर्विस सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ओके, और जीडीपी में जीडीपी में भी कमी देखने को मिल रही है ना। लेकिन इसमें देखो क्या किया गया है कि FY21-22 को एक्सक्लूड किया गया है, मतलब कोविड के टाइम की जीडीपी को इंक्लूड नहीं किया गया है। उस टाइम तक जीडीपी हमारी कितनी स्लो हो गई थी, है ना। तो अगर उसको भी इंक्लूड करते तो फिर ये सिनेरियो कुछ अलग ही दिखता। ओके, आगे चलते हैं। स्टडी शेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन और इन जीडीपी। ओके, ओके, ये कंजम्पशन देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ग्राफ है, उसको कंपेयर किया गया है इन्वेस्टमेंट से, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो, अब देखो स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल सेक्टर दिखा रहे हैं हमारे, देखो सर्विसेज हमारी इंक्रीज हो रही है, ये दिखाया गया, देखो पॉजिटिव में है ना सर्विसेज, 0 से ऊपर सर्विसेज सेक्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हम, है ना। और देखो मर्केंटाइज ट्रेड बैलेंस जो है उसमें हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है, निगेटिव्स में जा रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। स्टेबल बैंकिंग सिस्टम इंडिकेटर्स हम देख रहे हैं, 16.7% पे आ गया है हमारा, बैंकिंग सिस्टम्स के इंडिकेटर काफ़ी स्टेबल हो गए हैं। स्टीडली स्पेंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग में हमारा इंक्रीज हो रहा है, पीएमआई सर्विसेज में भी। मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट्स देख लेते हैं, द कार्ट एंड दी हॉर्स। देखो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हमारा कितना कम हो गया है, देखो पहले 2021 में 7.3% था, अब घट करके कितना हो गया है 2.6% पे आ गया है हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए क्या होता है, देखो समझो जैसे बैंकों ने 100 रुपये उधार दिए हैं, तो मान लो 10 रुपये वापस नहीं आया, तो क्या हो गया 10% उसका एनपीए हो गया। इसकी वजह से देखो इसी की वजह से बैंकों का प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से बैंकों का प्रॉफिट बढ़ रहा है। एक टाइम को तो ये 13% और 14% पे भी होता था, लेकिन अब सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं इसको कम करने के लिए। ओके, देखो रिटर्न ऑफ एसेट्स का इंटरेस्ट देखो काफ़ी बढ़ रहा है, पहले नहीं परसेंट वापस आता था, 0.7%, अब कितना हो गया 1.4% पे आ गया है। नेक्स्ट, बैंक के क्रेडिट्स स्टडी परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, नॉट सो इम्पोर्टेंट। डेवलपमेंट इन कैपिटल मार्केट्स को, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं।
हाँ, देखो 11 लाख करोड़ रुपए हमने जुटाए हैं प्राइमरी मार्केट से। नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स मतलब कि जो शेयर्स और स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं वो मतलब उनके डीमैट अकाउंट्स में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है 33% से 18.5% करोड़ एट द एंड ऑफ दिसंबर, है ना। नंबर ऑफ यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स डबल हो गए। म्यूचुअल फंड्स में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग। 2.9 करोड़ से 5.6 करोड़ आ गया है। मंथली एवरेज ऑफ एसआईपी फ्लोस डबल हो गया है। तो ये क्या हमें दिखा रहा है? परफॉर्मेंस ऑफ कैपिटल मार्केट्स दिखा रहा है कि कैपिटल मार्केट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आईपीओज में इंक्रीज देखा गया है ना। 259 आईपीओज थी, अब बढ़ करके इन अप्रैल दिसंबर 24। अच्छा, देखो हमें चैलेंजेस तो देखने को मिल रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट हेजिटेंसी, जॉब क्रिएशन में, क्लाइमेट चेंज में, है ना। चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? देखो, पॉलिसी इंटरवेंशन से, फिजिकल डिसिप्लिन ला करके, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को ला करके कंट्री में, टू सस्टेन हाई ग्रोथ एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। ओके, सो ये था हमारा आज का सेशन। होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय। आपको कैसा लगा वीडियो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके।